Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss about enकेफेलाइटिस. So enकेफेलाइटिस एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है जो आपके सेरेब्रल टिश्यूज़ में होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से मेनिंजेस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है. मेनिंजियो एनकेफेलाइटिस जो है मोस्ट कॉमनली बाया वायरल इन्फेक्शन होता है कॉज, ठीक है. मेनिंजाइटिस की तरह एनकेफेलाइटिस भी जो होता है वो इन्फेक्शियस हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है, एंड एक्यूट सब एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है. सो नाउ डेफिनेशन. सो एनकेफेलाइटिस एक तरीके का आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो ब्रेन में होता है. मोस्ट ऑफनली आपका वायरस से होता है बट बैक्टीरिया से भी हो सकता है. एनकेफेलाइटिस अगर आपका मेनिंजाइटिस के साथ होता है दैट इज़ नोन एज मेनिंजियो एनकेफेलाइटिस. सो टाइप्स नाउ, तो 2 टाइप्स का आपका एनकेफेलाइटिस होता है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जो होता है वो आपका ब्रेन, इसमें जो आपका प्रीडोमिनेंट फोकाई जो होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें किसी पैथोजन की एंट्री होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. नाउ सेकेंडरी एनकेफेलाइटिस में क्या होता है, ये आपकी किसी अदर बॉडी पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है और फिर वो आपके ब्रेन में जा रहा है, दैट इज़ योर सेकेंडरी एनकेफेलाइटिस. तो इसमें वायरल होता है ये, ठीक है, और ये बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है 2 वीक्स में. तो इसलिए इसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं, लाइक हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस या एर्बो वायरस, ठीक है. ना बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल जो होता है थोड़ा सीवियर होता है आपका, और इसमें ब्रेन डैमेज भी होता है, हियरिंग लॉस भी होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, ठीक है, डेथ भी हो जाती है. नेक्स्ट इज़ फंगल. तो फंगल ये बहुत कम, मतलब कॉमन नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता है ये, क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल ही मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं. तो ये रेयर है हेल्दी पीपल्स में, बट स्टिल मोर लाइकली ये उन लोगों में होता है जिनका इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम होता है. नाउ पोस्ट इस्चेमिक इन्फ्लेमेटरी एनकेफेलाइटिस. तो ये कब होता है, जब आपका कोई भी ब्रेन इंजरी हुई है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दैट इज़ पोस्ट इस्चेमिक इन्फ्लेमेटरी एनकेफेलाइटिस. तो जिन पेशेंट्स में कोई सेरेब्रल इस्चीमिया है, इन्फ्लेमेशन है, उस तो उनको सेकेंडरी ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, और माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन भी हो सकता है जिसकी वजह से जो आपकी एक्टिव जो ल्यूकोसाइड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बस भी हो सकता है. तो ये एडिमा होता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और आपका सेरेब्रल परफ्यूजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. इसकी वजह से एडिमा आपको देखने को मिलता है, ठीक है. पोस्ट इन्फेक्शियस एनकेफेलोमाइटिस माइलाइटिस. तो ये जो आपका अगर आपको कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से जब एनकेफेलोमाइलाइटिस होता है दैट इज़ नोन एज पोस्ट इन्फेक्शियस वन. देन इटियोलॉजी जो होता है इसमें वायरस, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस एंड एबो वायरस कॉज करता है. बैक्टीरिया, फंगस, सीवीए, इम्यूनोसप्रेस्ड अगर है पेशेंट, और यानी कोई भी उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. पैथोफिजियोलॉजी इज दैट कि सबसे पहले आपका माइक्रोबियल इन्वेजन होगा, ठीक है, माइक्रो बॉडी में एंटर करेगा, तो वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करेगा, या फिर डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप, ठीक है. उसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा सेरेब्रल टिश्यू में. उसके बाद जो ब्रेन पैरेन्काइमा न्यूरोनल सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद आपका नेक्रोनाइटाइजिंग, लोकल नेक्रोनाइटाइजिंग आपका हेमरेज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो जनरलाइज हो जाएगा, लाइक कि एक ही पार्ट में नेक्रोसिस होगा, उसके बाद वो जनरलाइज हो जाएगा, वो और आगे फैलता चला जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा और इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, और फिर आपकी फर्दर नर्व टिश्यू डैमेज होती चली जाएगी. सो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स जो आते हैं वो कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में आ जाते हैं, ठीक है. तो ये सिम्टम्स आपके फीवर, हेडेक, ब्रेन एब्रेशन यानी कोई डिसओरिएंटेशन हो रहा है, सीजर हो रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से क्या होता है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाती है, नोज़िया होता है पेशेंट में, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, मोटर वीकनेस होती है, हेमीपैरेसिस, ठीक है, बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है. उसके बाद जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आपका एक्सटेंसर प्लेंटर रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है, बिजार बिहेवियर हो जाता है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है. हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिटस होता है, एंड SIADH होता है. सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या क्या आता है, आपके सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल
फील्ड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके विजुअल फील्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लाइक पेशेंट को अपने सर्कुलर मोशन में कभी भी कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर एस्फेजिया, डिस्फेजिया हो जाएगा, टेक्सिया, एफेजिया, ठीक है, पैरेथियसिस। फिर जो पेशेंट है अगर उनके ब्रेन स्टेम में अगर एन्केफेलाइटिस है तो उनमें निस्टैगमस हो जाता है, उनका एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, हियरिंग लॉस होता है, डिस्फेजिया हो जाता है उन लोगों को, ठीक है, रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, मोटर डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो डिसेबल हो जाती हैं सब, ठीक है, पर्सनालिटी चेंजेस होते हैं, काफ़ी सीजर्स पड़ते हैं पेशेंट्स को, मोटर डेफिसिट हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। सो नाउ डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। इसमें आप CSF जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसे कलेक्ट करते हैं ताकि आप उसमें ल्यूकोसाइटोसिस देख सकें, ठीक है, या उनमें मोनोन्यूक्लियर सेल प्लियोसाइटोसिस है वो बढ़ तो नहीं गया है, आपको वो चेक करना है। लाइक टेस्ट किए जाता है, ठीक है, प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है उसमें, ठीक है, और ग्लूकोज का लेवल देखा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में आप क्या करते हैं, DNA का पता करते हैं कि कौन सा वायरस है या बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको वायरल एंटीबॉडीज़ मिल जाती है। इसकी वजह लाइक क्योंकि मोस्ट कॉमनली हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, होता है, और साइटोमेगालो वायरस का कॉमनली इनकी वजह से कॉज होता ही है एनकेफेलाइटिस, तो इनके डिटेक्शन के लिए PCR किया जाता है। EEG भी आप कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले स्लो ब्रेन वेव कॉम्प्लेक्सेस है या नहीं पेशेंट में प्रेजेंट, ठीक है। MRI से आपको ये पता चलता है कि पोस्ट इन्फेक्शियस एनकेफेलोमाइलाइटिस है या फिर एक्यूट वायरल एनकेफेलाइटिस है। ब्रेन टिश्यू बायोप्सी करते हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप अगर आपका वायरल एनकेफेलाइटिस है तो आप एसाइक्लोवायर देते हैं, ठीक है, गैंकिलोवायर देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं ताकि फीवर रिड्यूस हो जाए, डायरेटिक्स देते हैं ताकि सेरेब्रल एडीमा कम हो जाए, ठीक है, एंटी कन्वल्जेंट्स देते हैं, IV एसाइक्लोवायर देते हैं ताकि मतलब 10 to 21 डेज़ के लिए, क्योंकि ये हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के केस में दिया जाता है। और जिन मदर्स को जेनाइटल हर्ब सिम्प्लेक्स होता है उनको आप एसाइक्लोवायर से ट्रीट करते हैं उनके 3rd ट्राइमेस्टर के टाइम पे, एज कि उससे पहले अगर ट्रीटमेंट आप मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बेबी के अबॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। सो नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि अगर उन्हें कोई रीसेंट इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एनिमल एक्सपोजर तो नहीं था, टिक या मॉस्किटो बाइट तो नहीं हुआ, कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया या किसी पर्सन के कांटेक्ट में वो आए थे, ठीक है। डिलीवरी से पहले आपको जो वो लेडी है उनसे ये पूछना होता है कि आपको कंजेनाइटल हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपने डिटेक्ट किया था कभी, ठीक है। फिर आप खुद भी एग्ज़ामिन करते हैं, ठीक है, और अगर सिजेरियन अगर डिलीवरी हुई है तो आपको उनके फिजिशियन से रेफ़र करना होता है, ठीक है। आपको कंप्लीट क्लिनिकल असेसमेंट करना है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको चेक करना है, ठीक है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका 10 mmHg होता है, ठीक है, और ब्रीदिंग असिस्टेंस आपको चेक करना है, IV फ्लूइड देखना है ताकि हाइड्रेशन पेशेंट में बना रहे, इंजरी से प्रिवेंट करना है, सेरेब्रल परफ्यूजन आपको प्रमोट करना है, फीवर कम करना है, टेम्परेचर लेने आपको, वाइटल्स फ्रीक्वेंटली लेने हैं। अगर पेशेंट का टेम्परेचर लो ज़्यादा हाई हो रहा है तो आपको एंटीपायरेटिक देना है, ठीक है। फ्लूइड इनटेक आपको इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर अगर पेशेंट को उसके साथ अगर UTI है या निमोनिया है तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियसली पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कोई एब्रेशन तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट के थॉट्स में, ठीक है। फिर पेशेंट जो है वो पर्सन प्लेस और टाइम के लिए ओरिएंटेड है या नहीं। सो नाउ नर्सिंग डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होता है रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड इज हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस। थर्ड इज योर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस ड्यू टू द पर्सनैलिटी चेंजेस। Next is risk of infection related to the transmittal, and the last is risk for injury related to the seizures and cerebral edema. So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my video, and if you have any query please drop them in the comment section. Thank you so much.